नमस्कार, मैं हूं संध्या भंडारी। स्वागत है आपका एनसीआर दिस वीक में। आज हम आपको लिए चलते हैं गज़ल-ए-शाम में। जी हाँ, ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में होने वाला है। चलिए आपको वहाँ लिए चलते हैं और मिलवाते हैं बहुत सारे कवि से और लेखक से। जहाँ एक बुक की लॉन्चिंग होने वाली है, उसी के साथ साथ बहुत सारी गज़ल वहाँ पर गाने वाले हैं कवि जो हैं। आइए आपको वहाँ लिए चलते हैं। इस्लामिक सेंटर में आज अभी हमारे साथ हैं फ़रहद शहजाद सर और एक पोएट हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी जो बुक है उसके बारे में जानते हैं। ये मेरी इससे पहले उर्दू में 7-8 किताबें हैं, लेकिन ये हिंदी में देवनागरी में मेरी पहली किताब है, जिसे कंपाइल किया है और पब्लिश किया है साक्षी एनजीओ की डॉक्टर मृदुला टंडन ने। और उस किताब के साथ साथ एक और चीज़ जो आज लॉन्च हो रही है वो एक एल्बम है जिसे कंपोज़ किया है और गाया है दिल्ली के नौजवान गुलकार सिंगर शकील अहमद ने, और उसका म्यूज़िक अरेंज किया है उस्ताद अलीम ख़ान ने। सर, इससे पहले भी आपने 7 किताबें जो हैं वो लिखी हैं। इस किताब में ऐसा क्या अलग है जो पहले से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होने वाले हैं इस किताब के? बेटा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इससे पहले कि मेरी सारी किताबें उर्दू में हैं, और जो मेरे पढ़ने वाले या मुझे सुनने वाले लोग हैं वो सारे के सारे हिंदी पढ़ने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं हिंदी नहीं पढ़ सकता, तो इस किताब में पहली 5 जो मेरी उर्दू की किताबें हैं उसमें से मैंने गज़लें चुनी हैं। और ख़ास बात यह है कि इसकी जो बुनियाद थी 1982-83 में मैंने मेहदी हसन साहब के साथ उनकी पहली एल्बम किसी एक शायर के साथ, वो मेरे साथ थी, उसका नाम था कहना उसे। तो मैंने इस किताब को, चूँकि हिंदी में मेरी पहली दफ़ा ये किताब छप रही है, तो इसकी 2-3 चीज़ें स्पेशल हैं। पहले, इसमें गज़लें हैं, सिर्फ नज़में कोई नहीं हैं। नंबर 2 ये कि इसको मैंने डेडिकेट किया है मेहदी हसन साहब के नाम, और इसका नाम वही रखा है जो मेरी पहचान बना उस एल्बम की वजह से जिसका नाम था कहना उसे। तो इस किताब का नाम है कहना उसे। सर, कहना उसे से आपका क्या तात्पर्य है? मतलब आपने अपनी इस 7वीं बुक के बाद इस 8वीं बुक का नाम कहना उसे ही क्यों रखा? इसलिए कि जिस तरह मेरे पहले एल्बम का नाम कहना उसे था, तो हरचंद की 8वीं किताब है, लेकिन हिंदी में मेरी पहली किताब है। तो और चूँकि मैंने खान साहब को डेडिकेट की है, और मैं चाहता हूँ कि वो तमाम लोग जो उस एल्बम की वजह से मुझसे जुड़े हुए हैं वो उस नाम के तहत मेरी वजह से इस किताब से भी जुड़ जाएं। चूँकि आजकल किताब पढ़ने का रिवाज बहुत कम हो गया है, तो अनलेस कि देयर इज़ समथिंग जो आपको फेमिलियर या अपनी लगती हो, उसके बगैर किताब की तरफ तवज्जो कम जाती है। तो मेरी पहचान कहना उसे एल्बम से शुरू हुई थी। तो अब मैं एक पूरी जनरेशन के साथ काम करने के बाद एक नई जनरेशन के साथ काम कर रहा हूँ। ये मेरा पहली मतलब है कि मेरा स्टेप है हिंदी दुनिया में। तो इसके लिए मैंने इसका नाम वही रखा जो मेरा पहला कदम था म्यूज़िक की दुनिया में, यानी कहना उसे। सर, आज क्या कुछ खास होने वाला है? सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करने वाला है लोगों को, जो सबसे ज़्यादा स्पेशल आज ऑडिटोरियम में होने वाला है? देखिए, एक तो स्पेशल बात यही है कि मेरे लिए ख़ास तौर पे कि मेरी पहली किताब है, ठीक है। और जो लोगों के लिए स्पेशल है वो ये लोग जानेंगे कि क्या स्पेशल ज़्यादा लगा उनको। मैं ख़ुद भी अपनी किताब के बारे में बात करने वाला हूँ, ख़ुद रिसाइट करने वाला हूँ। मेरे बाद शकील अहमद साहब अपनी सीडी की ओपनिंग करने वाले हैं, जो मेरी भी सीडी है। उसके बाद शकील अहमद साहब परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो इस तरह का मनोरंजन जो है वो कम देखने को या सुनने को मिलता है कि जिसमें शायर भी मौजूद हो, सिंगर भी मौजूद हो, और शायर की किताब की भी ओपनिंग, पहली हिंदी की किताब की ओपनिंग हो, और सिंगर की भी पहली एल्बम की ओपनिंग हो, और दोनों आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं। तो दिस इज़ समथिंग स्पेशल। डॉक्टर मृदुला सतीश टंडन अभी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में इनकी क्या भूमिका रही। मैं एक एनजीओ को हेड करती हूँ, अंडर प्रिविलेज तबके में काम करती हूँ। जहाँ जाती हूँ, जो सुनती हूँ, उसमें बहुत हद तक बड़े मज़े की लिरिक्स होती हैं जो इतनी अश्लील होती हैं कि उसको दोहराना भी कभी कभी लगता है अपने जहन को ख़राब करना, गंदा करना है। जो लोग मौसीकी को प्यार करते हैं, जब वो सुनते हैं ऐसी चीज़ों को, गुनगुनाने लगते हैं, जो भी आप गाएंगे, गुनगुनाएंगे, वो आपके मन पे असर करेगा, आप उसी तरह से सोचने लगेंगे। हमारी कोशिश है कि अगर हम उनको अच्छी बातें सोचने को दें, जो शायरों ने कही हैं, जो वाकई समाज के ऊपर एक टिप्पणी देते हैं, बताते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है,
कुछ मसला आप लेके जाइए अपने साथ, सोचने के लिए रखिए, तो गाएंगे भी और सोचेंगे भी। अभी ये देखा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो आज के जो नए सिंगर्स हैं, वो गिटार बजाते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपिंग सॉन्ग्स गाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो गज़ल है वो कहीं ना कहीं हमारे यूथ से दूर चली जा रही है? देखिए, हर मौसीकी का अपना एक मज़ा है। मैं उस वुडस्टॉक की जनरेशन से हूँ जिन्होंने भी पूरी पूरी रातें गिटार वालों के साथ बिताई हैं, बीटल्स को सराहा है, आगे रोलिंग स्टोन्स वगैरह, एवरीबडी। आई एम नॉट सेइंग देयर इज़ एनी पर्टिकुलर म्यूज़िक व्हिच इज़ गुड और बैड. What is good or bad is that you discard something which is coming for centuries, which has been, it has evolved with so many people's efforts, with such thought behind it. हमारी रागदारी, हमारी मौसीकी सीना बसीना है. जो western notes हैं, they are absolutely stable. You cannot take their say do re mi fa and turn it to another scale. The scale is the same. हिंदुस्तानी म्यूज़िक का क्या कमाल है कि आपका सा और मेरा सा एक सा नहीं लगना. मेरा स्केल अलग है तो मैं अपने कंफर्ट जोन में गा सकती हूँ, आप अपना सा लेके अपने कंफर्ट जोन में गा सकते हैं. धुन वही है, कॉम्पोजिशन वही है. अगर हम बात करें रेशो की, कितना रेशो गज़ल है? गज़ल नो डाउट, अगर हम गज़ल की बात करते हैं तो एक अलग ही फ़ील होती है जब हम उसमें बात करते हैं, जब उसको हम सुनते हैं. लेकिन आजकल का यूथ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा लगता है कि इसका रेशो थोड़ा कम होता जा रहा है या फिर उतना ही जितना पहले था? मैं अपनी बात करती हूँ. मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, पाश्चात्य तरीक़ों से पढ़ाई करी है, बोर्डिंग स्कूल की पैदाइश हूँ. आई बीन अराउंड द वर्ल्ड. I was never very attracted towards our own cultural legacy in that sense कि नहीं इसको संभाल के रखो. I've seen everything, done everything, been there. What I feel about the ghazal when I actually started to get interested was निर्भया के कांड के बाद मैंने शकील अहमद साहब की एक गज़ल सुनी. 2 लाइनों में शायर ने वो कह दिया और शकील साहब ने उसको मुझ तक पहुंचाया मौसीकी से, जो मैं स्टेज पे कह के, प्लेटफॉर्म में कह के, क्योंकि हमारा काम है empowering women, working with women in distress. उन्होंने कहा, सर उठाए फिरते हैं दरिंदे हर सू. Su is direction, दरिंदे is monster. So the monsters are walking in every direction. सर उठाए फिरते हैं दरिंदे हर सू, सर झुकाए इंसान नज़र आते हैं. आप में इंसानियत है, हमदर्दी है, तकलीफ़ है. आप निर्भय के बारे में सोचें तो आपका सिर ऑटोमेटिकली झुक जाएगा कि हमने कैसा समाज बना लिया है जिसमें ऐसे दरिंदे रोज़ चलते हैं और फ़ख्र से चलते हैं. आज के जो हमारे गेस्ट हैं शत्रुघ्न सिन्हा, जो आज ऑडिटोरियम में यहाँ पे आने वाले हैं और 4 चांद लगाने वाले हैं आज के सलामे गज़ल ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, तो इनके बारे में आज क्या कुछ अलग और क्या कुछ स्पेशल इनको लेकर होने वाला है? ऐसा है कि शत्रुघ्न सिन्हा बॉम्बे से खास फ्लाइट पकड़ के इधर आ रहे हैं शाम गज़ल के लिए. बहुत बड़ी बात है बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग द गज़ल. वी आर सेलिब्रेटिंग द गज़ल एज अ प्रिंटेड फॉर्म इन द बुक विच इज़ कहना उसे, and we are celebrating it as a musical composition with fresh new ghazals by Ustad Shakil Ahmed Sahab. Each ghazal has been sung and composed by Shakil Sahab. The music was arranged by Ustad Aleem Khan. I am very proud that both these things have come under a time when I have been associated with both, helping in bringing the book into production. One is the publication, but फरद साहब और मैंने बैठ के इसके ऊपर बहुत मेहनत करी है बिकॉज़ फ़रद साहब को हिंदी नहीं आती, देवनागरी नहीं आती और मुझे उर्दू नहीं आती थी. जब उनसे मुलाकात हुई तो जो मैंने पढ़ा उनको पता चल गया कि ये उस ज़बान में नहीं है जिसमें वो चाहते हैं. तो जब आप हिंदी की ये किताब पढ़ेंगे, इसमें उच्चारण शुद्ध उर्दू है, not Hindi. So you will read it as the poet conceived it and wanted it said or sung. Similarly with the music, Shakil Sahab is an amazing talent. He has taken care कि हर गज़ल में एक नया रंग मिलता है. पहली गज़ल है, ज़रा सा आपसे बाहर निकल के देखो तो मैं ज़िंदगी हूँ, मेरे साथ चल के देखो तो. इस पॉजिटिव मैसेज को एक बहुत खूबसूरत रागदारी से मिलता है, तो आप उसको हम करते जाएंगे और जब आप लेके जाएंगे घर तक तो इस चीज़ को आप रखेंगे कि there is a life beyond the troubles that you have in your time today. Another very appealing one for college students, for the younger generation, मेरे मिजाज की आवारगी पे मरती है, मैं क्या बताऊँ वो कितनी अजीब लड़की है. आप जब इसे सुनेंगे यकीनन आपको कोई
आमिर खान या शाहरुख खान या आपके कॉलेज का कोई और ऐसा ही चुलबुला लड़का ज़रूर तस्वुर में आएगा। बड़ी मज़ेदार गज़ल है, सुनिए ज़रूर। आप पोएट हैं, तो आज की शाम के बारे में आप हमें कुछ बताइए कि आज की इस शाम में आपका क्या रोल होने वाला है। आज की शाम जो है ये फ़रद शहजाद साहब के नाम है, जिनका एक शेर मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ कि एक बस तू ही नहीं मुझसे खफा हो बैठा, मैंने जो संग तराशा वो खुदा हो बैठा। क्या बात है। इस तरह के हज़ारा शेर हैं जो फ़रद साहब की पहचान है। बहुत खूबसूरत लबो लहजे के शायर हैं फ़रद शहजाद साहब, जिनकी किताब का आज रस्म इजरा हो रहा है और उनकी एक म्यूज़िकल एल्बम जिसका कि नाम है देखो तो, उसको शकील अहमद साहब ने बहुत खूबसूरत आवाज़ में गाया है। एक कलाम है जिसका कि मतलब है, यूँ देखते हो क्यों मुझे नज़रें उठा के तुम, यूँ देखते हो क्यों मुझे नज़रें उठा के तुम, दीवाना कर रहे हो तमाशा बना के तुम। क्या बात है सर। आपकी बहुत सारी कविताएं होंगी, उन कविताओं में से कुछ ऐसा एक स्पेशल पार्ट जो स्पेशली लड़कियों के लिए लिखा गया हो, कुछ ऐसी 2-4 लाइनें अगर आप बताएंगे। लड़कियों के लिए बेसिकली आप शेर को किसी भी रंग में आप उसको तशरीह कर सकते हैं, जिधर चाहें ले जाएं। मसलन मैं आपको कुछ शेर सुना दे रहा हूँ अपने कि किसी बाज़ार में सौदा नहीं होने देते, किसी बाज़ार में सौदा नहीं होने देते, वो हमें और किसी का नहीं होने देते। और जब संभलती है तबीयत तो चले आते हैं आप, अपने बीमार को अच्छा नहीं होने देते। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर अभी हमारे साथ हैं यहाँ पर। बहुत ही खूब अच्छी कविताएं लिखते हैं और इनकी कविताओं में कुछ अलग और एक नयापन होता है। सर आप अपनी कविताओं के बारे में कुछ बताइए। मेरी कविताओं के बारे में देखिए, मैं करीब करीब 15-16 फॉर्मेट्स में कविता लिखता हूँ। गीत, गज़ल, दोहा, मुक्तक और हाइकू वगैरह वगैरह, माहिया वगैरह वगैरह। तो बहरहाल लेकिन गज़ल मेरी मुख्य विधा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो मेरी गज़लें हैं वो आप उनसे वो जो आज के जो सवाल हैं, आज के जो आम आदमी की परेशानियाँ हैं, आम आदमी के जो दुख दर्द हैं, मेरा सारा फोकस उन्हीं पर होता है। जो भी मतलब दुनिया में जैसे कि ये प्यार मोहब्बत बनी रहे, भाईचारा बना रहे, इंसानियत बनी रहे, और जो हमारी जो भी सत्ता आती है, हम जो कवि लोग हैं वो ये देखते हैं कि उस सत्ताओं का जो चरित्र होता है आमतौर पे एक होता है। हम लोग परमानेंट विपक्षी दल हैं। सत्ता कुछ भी गलत करती है, किसी पार्टी को हो, हम लोग उसका वो करते हैं। तो हमारी कविताओं में जो कुछ है वो आप सबका है, मतलब आम लोगों का है। तो सर जो आपकी कविताएं होती हैं, उन कविताओं में आप जो लिखते हैं, जो भावनाएं आप व्यक्त करते हैं, अगर लोग उसे पढ़ते हैं तो क्या वो कुछ इफ़ेक्ट करती है उनकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए? मेरे ख्याल से आपके पास इतना समय नहीं होगा, नहीं मैं आपको कोई 1 दर्जन से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ बता सकता। लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। मसला अभी मैं गया था एक प्रोग्राम में, तो कोई 3-4 महिलाएं खोजती हुई आई मुझे। फिर उन्होंने बताया कि सर मैं फला हूँ, आप 10-12 साल पहले इसी ऑडिटोरियम में आए थे तो मैं सुसाइड करने की पोजीशन में थी, इतने डिप्रेशन में थी, फिर आपकी कविताएं सुन करके मेरा इरादा बदल गया। तो ऐसे बहुत सारा कुछ, ऐसा नहीं वरना मैं लिखता ही नहीं। मेरे पास मैं लिखता हूँ तो इसलिए लिखता हूँ कि जो दुख दर्द मैं महसूस करता हूँ, चाहता हूँ कि मेरी कविताओं की वजह से समाज बदले, लोग बदलें, लोगों की भावनाएं बदलें, लोगों की संवेदनाएं बदलें। हमारा काम ही वही है। तो वो बिल्कुल उनका असर होता है। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये कोई डायरेक्ट असर नहीं होता, ये ऐसी चीज़ें हैं जो जिनसे एक माहौल बनता है, जिससे समाज में एक जिसको हम वेव्स कहते हैं, उस तरह की वेव्स जाती हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे जहन में होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी को बिल्कुल ये नहीं हो सकता है कि भाई आपने कुछ मैथमेटिक्स की तरह उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन एक माहौल बनता है। अगर कवि नहीं होते तो आपकी आज़ादी की लड़ाई नहीं हो पाती है ना। वो खाली उतनी बात नहीं, अगर ये कविता नहीं होती, एक शेर की वजह से, एक शेर 2 लाइनों की वजह से नादिर शाह ने कत्लेआम रोक दिया था। उसका जो पोएट ने जो कहा था 6 दिन से कत्लेआम चल रहा था, नालियों में खून बह रहा था, तो वो एक शेर ने रोक दिया था। ये इस तरह के हज़ारों एग्जाम्पल, और मेरे खुद के आपको मैं दर्जनों एग्जाम्पल दे सकता हूँ कैसे बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। लोग अब एक डॉक्टर ने मुझे फ़ोन किया, उनको वो बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, 2 नर्सिंग होम में, उनका फ़ोन आया कि
पहले मैं पौधाशाला लगाती थी गर्मियों में, तो पानी तो पिलाती है, तो काम मेरा 10 साल से चल रहा था। लेकिन जब से आपका एक शेर मैंने सुना उस दिन गाज़ियाबाद के कवि सम्मेलन में, तब से हर पानी पीने के साथ में या तो उनको लड्डू मिल रहे हैं मीठे या बिस्किट मिल रहे हैं। तो मतलब ये तो छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा परिवर्तन होता है। जो चीज़ें हैं वो बदल रही हैं, बातें जो हैं, क्योंकि जब अगर सच्ची कविता है, वो नहीं तमाशबाज उनकी कविता नहीं कर रहा, जो चुटकुलेबाजी कर रहे हैं वो नहीं, जो असली कवि हैं, जो सच्चे अच्छे कवि हैं, उनकी कविताओं में इम्पैक्ट होता है और उसका बदलाव होता है। आज हमारे मेज़बान फीवर एफएम के जाने माने आरजे राहुल हैं, और मैं राहुल को दावत देता हूं कि वो यहाँ आएँ और यहाँ से अपना प्रोग्राम उनके हाथ में। आइए राहुल। अब इतना प्यारा इंट्रोडक्शन है, आप मेरे लिए नहीं पर शहजाद साहब के लिए एक बार तालियां कर दीजिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आदमी को शक्ल से बीमार होना चाहिए, और उनकी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे दें, उनकी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे दें, इश्क के हिस्से में भी तो इतवार होना चाहिए जनाब। एक दिन जो आपने सिर्फ अपने लिए रखा होता है वो निकाल के आज आप यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है आरजे राहुल माकिन, मैं एक शो करता हूँ फीवर 104 FM पर जिसका नाम है प्यार का पंचनामा, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टुडे। जो ज़रूरी है वो ये है कि एक ऐसे इंसान जिनके बारे में जितना लिखा जाए, जितना पढ़ा जाए, जितना सुना जाए उतना कम है। इनके लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि कौन सा लफ्ज तेरे वास्ते इजाद करूं, कौन सा लफ्ज तेरे वास्ते इजाद करूं, सोचता हूं तुझे किस नाम से याद करूं। सबसे पहले हमारे साथ हमारे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट आज आ चुके हैं। सबसे पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा वाजपेयी साहब जी को, जो कि एक बहुत मशहूर शायर हैं और AIR के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। जो प्लीज़ अभी वाजपेयी साहब आप स्टेज पे आएँ और फरहत शहजाद साहब के बारे में कुछ चंद लफ्ज़ कहें। वाजपेयी साहब, एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए। यहाँ बैठे हुए आप सब, इसके पहले कि मैं फरहत शहजाद साहब पर या उनकी शायरी पर कोई बात करूं, मैं पहले राहुल माकिन वाला काम करता हूं। वो ये है कि ये संचालन काम मैंने बहुत किया है, तो पहला काम ये ज़रूरी है कि जो जिसके लिए हम सब यहाँ पर हैं, तो उसका पहले लोकार्पण हो जाए, कहना उसे का, इस किताब का, उसके बाद कोई बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े। तो सबसे पहले मृदुला जी आइए, इस किताब को आप सबके और पूरी दुनिया के हवाले किया जाए, कहना उसे का लोकार्पण हो जाए। पहले सुनी है, पढ़ी है, इन्हें YouTube पर बहुत बहुत बार देखा है, बट इट वाज ओनली लास्ट वीक व्हेन आई एक्चुअली मेट हिम, और लगता था कि बहुत कुछ उम्र दराज शायर होंगे, पर जब सामने देखा, जब इनसे बात की तो लगता है कि शायद हमसे भी 4-5 साल छोटे ही हैं। भगवान अल्लाह आपको हमेशा ऐसे ही बनाए रखे, ऐसे ही चाहते हैं सब। अभी इनकी वो किताब जिसका हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वो बस कुछ ही मोमेंट्स में, कुछ ही लम्हात में लॉन्च होने वाली है। और इनमें इनकी तकरीबन 200 गज़लें हैं, और सबसे बढ़िया बात यह है कि ऐसे लोग मेरे जैसे जिन्हें उर्दू बहुत अच्छे से पढ़नी नहीं आती है, उनके लिए ये किताब हिंदी में लॉन्च की गई है, वाणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। ये
भारत का बताइए कितनी बड़ी चीज़ है, हम लोग बहुत जगह पहुंच नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। कितनी विविधता है देश में और उसमें कितनी श्रेष्ठता छुपी हुई है। वो अभी राहुल जी बोल रहे थे कि हमको उर्दू नहीं आती, दरअसल हमें भी नहीं आती। हम हिंदी क्षेत्र के हैं, थोड़ी थोड़ी संस्कृत आती है और अनेक जगहों में जाने आने के कारण कुछ कुछ कितनी बातें हैं हमारे देश में। और इस कारण से मैं ये जो आज का कार्यक्रम है ये अत्यंत सफल होगा, हम सब लोगों के लिए आनंददायक होगा, परमात्मा से जोड़ने वाला होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आप सभी आमंत्रित, यहाँ जो हमारे सदस्यगण हैं सारे, इस पर रुचि रखने वाले लोग, हम लोग सब यहाँ आए हैं। मेरी परमात्मा से, खुदा से, भगवान से प्रार्थना है कि ये कार्यक्रमों को और अधिक सफल बनाएं, ताकि आने वाला जो भारत है, आने वाला जो दुनिया है, जो ये देश संसार को मार्गदर्शन करता रहा है, उसमें और मजबूत हो। एतत् देशे प्रसूतस्य सकाशातग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। संपूर्ण दुनिया को एक नया मार्ग दिखाने वाला ये हमारा देश ऐसे ही कार्यक्रमों से और ताकतवर होगा। संसार में जो दिशाहीनता बनी हुई है उसमें एक नए दिशा का अन्वेषण करेगा, एक नए मार्ग का अनुसंधान करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की सफलता की मेरी बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब से ये शेर मैं ये गज़ल अक्सर गुनगुनाया करता था। कोपलें फिर फूट आईं शाख पर कहना उसे। और आज मेरी खुशनसीबी है कि आज फ़रस साहब से मेरी बिलमुशाफ़हा मुलाकात हो रही है और उनकी बहुत मोहब्बतें मेरे साथ रही हैं। मेरी किताब के लिए भी उन्होंने फ्लैप लिखा था। तो फ़रस साहब की बात कर रहे थे, फ़रस साहब की शायरी की बात कर रहे थे कि वो अचानक ऐसी बात कह देते हैं जो सच्चाई के कालिब में ढलती महसूस होती है और कभी कभी उनकी बात इनकलाबी ज़ाविया भी इख्तियार कर लेती है। जैसे अभी पढ़ा भी गया वो शेर के, उजाले इस कदर बेनूर क्यों हैं और किताबें ज़िंदगी से दूर। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकलिटी। उजाले इस कदर बेनूर क्यों हैं, किताबें ज़िंदगी से दूर क्यों हैं, कभी यूँ हो कि पत्थर चोट खाएं, कभी ये हो कि पत्थर चोट खाएं, ये हरदम आईने ही चूर क्यों हैं। ये है फ़रस शहज़ाद साहब की शायरी। और किसी चीज़ को आसान कर देना ही मुश्किल काम है और फ़रस शहज़ाद साहब हमारे लिए उस काम को आसान कर देते हैं। ये जंग हमको अकेले ही जीतनी होगी, ये जंग हमको अकेले ही जीतनी होगी कि अब ज़मीन पे पैगंबर नहीं उतरने हैं। ये जंग हमको अकेले ही जीतनी होगी कि अब ज़मीन पे पैगंबर नहीं उतरने, अब पैगंबर और अवतार नहीं आना है। जो नफ़रत की जंग है वो हमें मिलकर जीतना है और उस नफ़रत को किसी भी तरह से हमें सबसाइड करना है और किस तरह करना है। तो फ़रस शहज़ाद की शायरी का इहाता या उसको एनकम्पास करना इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में या इस मुख्तसर से मज़मून में मुनासिब नहीं है। उनकी शायरी का कैनवास बेहद वसी है और ये बड़ा पुरमसरत मौका है कि आज उनका जो दीवान मतलब मजमुआ है शायरी का, वो पोइट्री कलेक्शन जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में आ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि अब वो लोग जो कि उर्दू स्क्रिप्ट को डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते, वो देवनागरी स्क्रिप्ट में बहुत खूबी के साथ ये पूरे हिंदुस्तान और तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ देवनागरी पढ़ने वाले हैं वहाँ पर उनका ये कलाम पहुँचेगा और इसकी अहमियत और इफ़ादियत को लोग जानेंगे। इस खूबसूरत महफ़िल में मुझे मदऊ किया गया, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मिर्ज़ुल्लाह जी का, फ़रस शहज़ाद साहब का और तमाम मुंतज़मीन का। और उनकी एल्बम भी आज रिलीज़ होने वाली है, वो भी अपने आप में एक शाहकार एल्बम है। और मज़ीद मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ, मुबारकबाद
और बहुत ही मोहब्बतों के साथ यहाँ पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। अरकान मजलिस, मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। बहुत तवील पेपर लिखा था फ़रज शहज़ाद साहब की शायरी पर, लेकिन वक्त की कमी की वजह से सिर्फ 5 मिनट में मैं अपनी बात को कहूँगी। समाअत फरमाएँ। गुज़िश्ता चंद दहाइयों से उर्दू में एक नई तरह की शायरी रिवाज पा गई है जिसको महजरी शायरी कहा जा रहा है, यानी ऐसी शायरी जो उन शोरा की ज़ोर फ़िक्र का नतीजा है जो हिजरत करके अमेरिका, कनाडा या यूरोप में बस गए हैं। ऐसे लातादाद शोरा हैं जो महजरी अदब की आबियारी कर रहे हैं। उनकी शायरी में हिजरत का कर्ब, घर छोड़ने का गम, अपनों से बिछड़ने का दर्द और अपने वतन से दूर हो जाने का अलमिया पाया जाता है। ऐसी शायरी अपने शायर की एहसासात की आईनादार तो है, लेकिन बहुत सेहतमंद नहीं कही जा सकती। अगर हमेशा ही दुख और मनफी जज्बात शायरी में नज़्म किए जाएं तो बहुत अरसे तक ज़िंदा नहीं रह सकती। अगर दर्द व गम मीर तकी मीर की तरह हो तो शायरी बड़ी और अजीम हो जाती है। बकौल नासिर काज़मी, मीर की रात हमारी रात से आ मिली है, यानी हमें मीर की शायरी में उनका सोज़ुगदास ही नहीं मिलता बल्कि अपना रंजो गम भी नज़र आता है। महजरी शायरी का अलमिया यही है कि ऐसी शायरी में सिर्फ़ शायर का कर्ब नज़र आता है, हमें उसमें शरीक नहीं करता। फ़रज शहज़ाद साहब भी हिजरत के कर्ब से गुज़रे हैं। उनके ख़ानदान ने हिंदुस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अमेरिका हिजरत की, लेकिन उन्होंने इस हिजरत को अपना मसला और अपनी शायरी का मौजू नहीं बनाया। कहीं उन मसाइल से पैदा होने वाले ज़हनी कर्ब का तो ज़िक्र है, लेकिन उन मसाइल का बराह रास्त कोई ज़िक्र नहीं। हमारे बहुत सी शोरा ने अपनी शायरी में ऐसे मसाइल को जगह देकर फ़ौरी तौर पर तो दाद ज़रूर हासिल की है, लेकिन अपनी शायरी की उम्र महदूद कर दी। फ़रज शहज़ाद साहब के यहाँ दर्दो अलम, गम हिज्र, तन्हाई, हिरमान व मायूसी होने के बावजूद भी एक उम्मीद नज़र आती है। वो दूसरी शोरा की तरह दर्दो अलम से मायूस नहीं होते, बल्कि उम्मीद का कोई ना कोई पहलू ज़रूर निकाल लेते हैं जिससे उनके बुलंद हौसलों का अंदाज़ा होता है। एक शेर मुलाहिज़ा कीजिए। शाम ढली है दिल पागल, उम्मीद को मत यूँ ढलने दे, अभी गुज़र जाएगी शब, फिर एक नया दिन आएगा। जानती थी कि दुआएं हैं सदा सहरा में, एक उम्मीद ने हाथों को उठाए रखा। फ़रज शहज़ाद, मुमकिन है फ़रज शहज़ाद साहब नागरी रस्मुल ख़त से वाकिफ़ ना हों, लेकिन हिंदी तहज़ीब से बख़ूबी वाकिफ़ हैं। उनकी शायरी में हिंदुस्तानी तहज़ीब तो नज़र आती ही है, हिंदी अल्फाज का भी इस्तेमाल बख़ूबी सामने आता है। दरअसल उर्दू और हिंदी का रिश्ता इस कदर गहरा है कि एक ज़बान को दूसरी ज़बान से अलग नहीं किया जा सकता। फ़रज शहज़ाद साहब के चंद ऐसे अशार मुलाहिज़ा हों जिसमें उन्होंने हिंदी अल्फाज को अंगूठी में नगीने की तरह जड़ दिया है। ऐसे तो एक रोज़ तू अपने आप को कुछ कर बैठेगा, तन्हाई का रोग बुरा है, तन्हाई समझाती है। ये जीवन मेरी नज़रों में एक ख्वाब सराब सा है प्यारी, ये ख्वाब हंसी लुट जाएगा अगर पल भर को भी सोओगी। देखो उसके हंस देने पर जान ना उसके नाम करो, कल फिर जीना दूभर होगा जब वो नैन चुराएगा। बिरादर अजीज़ फ़रज शहज़ाद साहब, बहुत मोहतरम वाजपेयी साहब, वहाब साहब, आलिया और हाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस स्टेज से ये आखिरी तकरीर है। बहरहाल फ़रज साहब की शायरी के बारे में, असल में पूरे शायरी बुनियादी तौर से आज जो हम मशायरे और कवि सम्मेलन की शायरी देखते हैं, वाजपेयी जी से अक्सर इस पर बात होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे शायरी नहीं हो रही, कुछ और चीज़ है। ये जो शायरी जिसके बारे में हम जानते हैं कि शायर आके एक शेर पढ़ता है, फिर पूछता भाई इधर से दाद नहीं आई, इधर से दाद नहीं आई और ज़रा आपकी दुआएँ चाहूँगा। वो फराज ने एक बार मुझसे कहा कि हिंदुस्तान के शायर तो ऐसे दाद मांगते हैं जैसे भीख मांग रहे हैं। तो लेकिन अच्छा, वो उन्हें भीख मिलती भी है, मगर ये बात मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि अगर शायरी है तो उसको दाद की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ़ौरन दाद मांग रहे हैं, देखिए शायरी के लिए बुनियादी तौर से हम कुछ भी आलोचना के बड़े हम इलियट ने कुछ कहा है, दूसरे लोगों ने कुछ कहा, हम सब दोहराते हैं, लेकिन बहुत आसान नुस्खा ये है कि शायरी अगर आपके हवास को, आपके आँखों को, आपकी आँखें उसे पढ़ना चाहें, आपकी ज़बान उसे दोहराना चाहे, आपके कान उसे सुनना चाहें और आपके दिलो दिमाग उसको महफूज करना चाहें, तो वो बड़ी शायरी है और वो शायरी ज़िंदा रहेगी। लेकिन अगर एक शायरी में आपको दाद भी मिल जाए, देखिए बहुत मिसाल है, मीर से लेके और आज सारे लोग प्रेम की, इश्क की बात करते थे, आज आप फिल्मी शायर कहता है कि इश्क कमीना, इश्क कुत्ता। तो उर्दू में एक रिवायत है कि पहले ये शौक़ सताता था कि उनसे मिलिए,
अब ये एहसास रुलाता है कि बेकार मिले। यानी शायर सारी ज़िंदगी जिसकी तमन्ना करता है, जब वो मिल जाती है तो लगता है नहीं ये तो वो नहीं है। यानी न जाने किसकी मुझे उम्र भर तलाश रही, जिसे करीब से देखा वो दूसरा निकला। तो ये बहुत एक बड़ा मसला है हमारे शायर के सामने कि अगर तू इत्तफाकन, उनका शायर होशियारी का शेर है कि अगर तू इत्तफाकन मिल भी जाए तेरी फुरकत के सदमे कम ना होंगे। जानिसार अख्तर ने कहा था कि मैं जब भी उसके तसव्वुर में खोसा जाता हूँ, वो खुद भी बात करे तो बुरा लगे है मुझे। तो लेकिन फरद साहब कहते हैं कि साथ हो तुम भी, मेरे साथ है तन्हाई भी, कौन से दिल से किसे वजह उदासी लिखूं। शायर के पास उसका महबूब है लेकिन फिर भी उसकी उदासी में कमी नहीं आती। तो हम ये समझ सकते हैं कि उसकी उदासी उसकी इनफरादी उदासी नहीं है, उसकी ज़ाती उदासी नहीं है, बल्कि उसके लिए हम पूरी दुनिया की उदासी उसकी उदासी का हिस्सा है। फिराक साहब ने कहा था कि शायर के पास अगर इल्म कायनात ना हो, पूरी दुनिया का इल्म ना हो तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसका शऊर कायनात होना बहुत ज़रूरी है, उसे दुनिया की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। और वो बड़ा शायर, अहम शायर जब ही हो सकता है। और फ़रद की शायरी में मुझे लगता है कि उन्हें शऊर ज़ात भी है, शऊर कायनात भी है। कि हिंदुस्तान से मेरा ताल्लुक़ इस तरह से भी है कि 1947 से पहले हम सब लोग हिंदुस्तानी थे। ये जो जोग्राफिकल तकसीम है, इसमें कुछ लोगों ने को इस तकसीम ने पाकिस्तानी बना दिया, कुछ लोगों को इस तकसीम ने हिंदुस्तानी बना दिया। मेरी पैदाइश 47 के बाद की होने के बावजूद मेरे जहन ने जब पाकिस्तान से बाहर निकलकर बाकी दुनिया देखी तो मैंने इसलिए हिंदुस्तान को अपना वतन बनाया कि मेरे लिए हिंदुस्तान आज तक वो हिंदुस्तान है जिसमें बांग्लादेश का कोई नाम नहीं है, जिसमें पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है। और शायद इसी वजह से एक जिस तरह हमारा एक बिलीव है कि आप जो करते हैं वो या तो आपके कर्म का नतीजा है या आपकी पिछले जन्म के अंदर जो आपने किया था। मैं रिलीजियस चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जो इलॉजिकल हैं उन पे मैं बिलीव नहीं रखता, लॉजिकल तमाम बातों पे बिलीव रखता हूँ, चाहे वो किसी भी रिलीजन से मुताल्लिक़ हों। मेरे ख़्याल से मेरा ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है और मेरी फैमिली का, मेरे बड़ों का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से रहा। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि 47 से पहले के हिंदुस्तान पे मेरा ईमान है। और देखिए खुशकिस्मती कि मैंने ज़िंदगी में 2 दफ़ा शादी की। पहली दफ़ा शादी की वो भी एक ख़ातून हिंदुस्तान से ही थी और उनमें हर वो बात थी कि हमारी ग्रो होते हुए जिसके बारे में कहा जाता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये सारे नोज़ उसके अंदर थे, जिसमें मेजर नोज़ ये थे कि वो मुसलमान नहीं थी, वो पाकिस्तानी नहीं थी और वो उर्दू बोलने वाली नहीं थी। बदकिस्मती से उनके साथ मेरा वक्त बहुत ज़्यादा नहीं गुजर सका। 4 साढ़े 4 साल की एक हसीन ख्वाब की सी ज़िंदगी गुजारने के बाद उनका इंतकाल हो गया। दूसरी खुशकिस्मती कि मैंने जब दोबारा जिसने मुझे ज़िंदगी अता की वो दिल्ली से, अगेन विद ऑल द नोज़, मुसलमान नहीं थी, उर्दू बोलने वाली नहीं थी और सरदार थी। तो इस हिसाब से अगर आप ये समझ लें, मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र से लेके अपना दिल्ली तक तकरीबन पूरा हिंदुस्तान एक क्रॉस कंप्लीट हो गया। तो अगर मैं अपने आप को यहाँ का गैर समझूँ तो इंतहाई नाजायज़ होगा। अगर मैं कहूँ कि मैं दामाद हूँ तो शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन सच्ची बात यही है कि 2 दफ़ा से मैं दामाद हूँ, जिसकी मतलब है कि हमारे कल्चर में, हमारे यहाँ इसकी इंतहाई इज़्ज़त की जाती है। और मैं और ये बात दुरुस्त भी है। मैंने किसी जगह ये बात कही थी कि हाँ, किसी ने किसी बात पर ये कहा कि फ़रज़ साहब आपको जितनी मोहब्बत और इज़्ज़त हिंदुस्तान में मिलती है इतनी कहीं नहीं मिलती। मैंने कहा बिल्कुल मिलती है और मिलनी भी चाहिए, मेरा हक़ है, और वो हक़ मुझे आप देते हैं तो मैं उससे इंतहाई प्राइड के साथ वसूल करता हूँ। इस किताब के हवाले से कुछ बातें कहना ज़रूरी है इससे पहले कि मैं आपको कुछ शेर सुनाऊँ। पिछले तकरीबन 14 साल से तमाम दोस्तों के इसरार पर मेरी ये ख्वाहिश रही कि हाँ मैं भी एक किताब देवनागरी में कर जाऊं, लेकिन बदकिस्मती से चूँकि मैं देवनागरी हिंदी पढ़ नहीं सकता तो मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था कि मैं इस किताब को छाप सकूं।
नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल माई फ्रेंड्स हियर। फ़रद शहज़ाद, इतना बड़ा नाम, लेकिन हम सबके दोस्त, क्योंकि हमने इतनी दफ़ा उन्हें सुना है और सब उनको चाहते हैं। गुलशन जी तो यहाँ कोटा से आए हैं, उनके लिए एक बहुत शानदार पोएम लेके आए हैं, उनको बाद में न्योता दूंगी, अभी बता रही हूँ इसलिए कि वी ऑल नो फ़रद शहज़ाद की जो पोएम हैं, गज़लें हैं, ऐसी हैं दिल को छूती हैं, जो हम महसूस करते हैं, ये अल्फाज दे के 2 लाइनों में उसको बयां कर देते हैं। ये ऊपर वाला ही ऐसी तौफीक दे सकता है हम लोगों को। वाकई में वी आर very fortunate that we are living in a time when we can see such a poet living and not have to talk of Ustad Shair after he is passed away. So really happy that I could help in some way to bring a book to life which we all needed to see. हिंदी में इसलिए कि हिंदुस्तानी बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं, रोमन इंग्लिश तो कभी भी आ जाएगी. So many thanks to every one of you for coming to honor the ghazal and to celebrate this double launch today. एक उनकी किताब की और एक उनकी सबसे ताज़ी एल्बम की, जिनका सफ़र शुरू मेहंदी हसन से हुआ हो, उसको तो किसी और क्रेडिट की ज़रूरत ही नहीं, पर ये उसका बड़प्पन है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो उस गायकी को, उस मौसीकी को, उस नॉलेज को लेके चले, अपने बच्चों की तरह अगली पीढ़ी को गाइड करे. और जो आपके सामने एल्बम आई है, इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड सो यूनिक कि जब किताब हाथ में हो और मौसीकी कानों में हो, you will be rich beyond measure. So I hope you all enjoy it, and thank you Farhad for being who you are. क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमराया है, तन्हा तन्हा रोने वालों, तन्हा तन्हा रोने वालों, कौन तुम्हें याद आया है, क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है, चुप के सुलग रहे थे, चुप के सुलग रहे थे, याद में उनकी दीवाने, चुप के सुलग रहे थे, याद में उनकी दीवाने, एक तारे ने टूट के यारों, एक तारे ने टूट के यारों, क्या उनको समझा है, क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है, झूठ न बोलो वो इतना बेदर्द नहीं, अब शहजादी झूठ ना बोलो वो इतना बेदर्द नहीं, अपनी चाहत को भी परखो, अपनी चाहत को भी परखो, गर इल्जाम लगाया है, क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुमलाया है, तन्हा तन्हा रोने वालों,
चेहरा कुमलाया है, क्या टूटा है अंदर। जैसे मेरा ख्याल, जैसे जैसे मेरा ख्याल सता कर चला गया, चेहरे पे उसके रंग सा, चेहरे पे उसके रंग सा आकर चला गया, जैसे मेरा ख्याल सता कर चला गया, चेहरे पे उसके रंग सा, चेहरे पे उसके रंग सा आकर चला गया, जैसे मेरा ख्याल। शेरों से दो नाम एक साथ लिखे थे किताब पर, लिखे थे किताब पर, दो नाम एक साथ लिखे थे किताब पर। मनीषा जी आदाब। आस्तान नहीं बैठे रह गुजर पे, बैठे रह गुजर पे, कोई हमें उठाए क्यों, दिल की तो है मसंग खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों। कैद हयातो बंद हम, असल में दोनों एक हैं, असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों, दिल तो न संग खिश्त, दर्द से भर
तो आज एनसीआर दिस वीक में गज़ल शाम का एक बहुत ही प्यारा सा जो प्रोग्राम हुआ था, आपने वो एंजॉय किया शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में। मैं हूँ संध्या भंडारी, आप देख रहे हैं MS TV हर पल आपके साथ।